देखिए बेटा, हम लोग कर रहे थे अपना चैप्टर फ्रिक्शन में मैंने आपको क्या बता दिया था कि व्हाट इज़ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है, कॉजेज़ बता दिए थे फ्रिक्शनल फोर्स के, क्या कारण है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन किन किन बातों पर डिपेंड करता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और थोड़ा ध्यान से समझना होगा। देखो बेटा, स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। जब भी मान लीजिए, जब भी कोई दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं, ओके, तो दोनों सरफेसेस की रफनेस के बीच में, रफनेस की वजह से दोनों सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ये बात हमें पता है। जैसे कि ये डेस्क है और ये फ्लोर है, तो दोनों सरफेसेस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो दोनों में जो इरेगुलरिटीज़ मतलब अप्स एंड डाउन्स हैं दोनों के सरफेसेस में, जिसकी वजह से दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। और जितनी ज़्यादा दोनों सरफेस में रफनेस होगी उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। और उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, ठीक है, जो दो सरफेसेस के बीच में मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो सकता है। वो किस पर डिपेंड करता है? दोनों सरफेस की रफनेस पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा रफनेस उतना दो सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इस डेस्क को मूव करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, इस टेबल को मूव करने की कोशिश करती हूँ, फ्लोर के ऊपर चलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैंने फोर्स लगाया फिर भी ये टेबल यहाँ से नहीं हिली है। क्यों नहीं हिली है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है जो मोशन को रोक रहा है। और मैंने मान लो 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। हाँ जी बेटा, अगर मैं इस डेस्क को मूव करने की कोशिश कर रही हूँ अपने थ्रू लगाए हुए फोर्स से, लेकिन ये डेस्क मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस डेस्क के ऊपर फ्लोर के थ्रू बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये डेस्क अपनी जगह से नहीं हिला। और जो चीज़ अपनी जगह से नहीं हिलती है उसे स्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक। तो इस टाइम इस फ्रिक्शनल फोर्स को क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, जो कि किसके थ्रू लग रहा है? डेस्क और फ्लोर के दोनों सरफेसेस की रफनेस की वजह से लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। कब ये डेस्क मूव करता जाता? जब मैं इतना फोर्स लगा देती कि फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम हो जाए, लेकिन मैंने कम फोर्स लगाया लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से डेस्क जो है वो मूव नहीं कर रहा। अब जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है, इस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे हम? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए मैंने तो 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है, लेकिन सपोज़ करके चलते हैं हम लोग कि इस डेस्क के बीच में और इस फ्लोर के बीच में टोटल जो है वो 5 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है। और वो किसके बेसिस पर होगा? इन दोनों सरफेस की रफनेस के ऊपर होगा। अगर मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ऑब्वियसली 5 न्यूटन का फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और तो इसका मतलब इस टेबल को इस तरफ आ जाना चाहिए था ना, लेकिन टेबल इस तरफ भी नहीं आती, टेबल रेस्ट पर ही है। तो इसका मतलब जो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में इस टाइम 5 न्यूटन का फोर्स इसका मतलब नहीं लग रहा। फ्रिक्शनल फोर्स दोनों सरफेस के बीच में हो सकता है 5 न्यूटन का, वो दोनों की रफनेस पर डिपेंड करेगा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन एक्चुअली 5 न्यूटन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं लग रहा। कितना लग रहा है? 1 न्यूटन ही लग रहा है। जैसे मैंने मान लो 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी 1 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, तभी ये बॉडी रेस्ट पर है। ओके, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है जिसकी वजह से बॉडी रेस्ट पर रहती है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है, ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक ही एडजस्ट कर सकता है। कितनी लिमिट तक एडजस्ट कर सकता है? जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, और वो किस पर डिपेंड करेगी? दोनों सरफेसेस की रफनेस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है जिसकी वजह से बॉडी रेस्ट पर ही रहती है, ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स जिसकी वजह से बॉडी रेस्ट पर रहती है। अब मान लीजिए मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया था पहले, अब मैं थोड़ा और ज़्यादा फोर्स लगाती हूँ, लेकिन ये डेस्क तो अभी भी नहीं हिल रहा, तो उस टाइम जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वो 2 न्यूटन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब मैं 3 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा? 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता रहता है। ओके, लेकिन एक लिमिट तक वो एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, तो मैंने वो लिमिट सपोज़ हमने कितनी करके रखी है? 5 न्यूटन करके रखी है। अगर मैं इससे ज़्यादा फोर्स लगा दूँ, अब 5 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स, तो क्या करेगा? इस डेस्क को, वो फ्लोर और डेस्क के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अब मेरे थ्रू लगाए हुए फोर्स को ओवरकम नहीं कर पाएगा। ठीक है, और डेस्क को आगे की तरफ स्लाइड करना पड़ेगा। तो उस टाइम में स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह हम लोग उस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, क्योंकि अब जो ये डेस्क है वो इस सरफेस पर स्लाइड करने लगा है। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है कि हमारे थ्रू लगाए हुए फोर्स को जब
हमारे थ्रू लगाए हुए फोर्स को जब फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम कर ले और बॉडी को रेस्ट पर ही रखे तो उस टाइम फ्रिक्शनल फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और जब हमारे थ्रू लगाए हुए फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम ना कर पाए और फ्रिक्शनल फोर्स कम रह जाए और बॉडी स्लाइड कर जाए किसी दूसरे सरफेस के ऊपर तो उस टाइम फ्रिक्शनल फोर्स को स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर मैंने ये दो सरफेस हैं, इन दोनों सरफेस के बीच में मान लो 5 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, दोनों की रफनेस पर डिपेंड करेगा। अगर मैं 5 F न्यूटन का फोर्स F मतलब मान लो 1 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाती हूँ तो 5 न्यूटन का फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग सकता है, लेकिन बॉडी अगर रेस्ट पर ही है तो इसका मतलब 5 न्यूटन का बैकवर्ड फोर्स नहीं लग रहा, कितना का लगेगा? 1 न्यूटन का लगेगा। ओके, तो 1 न्यूटन जिसकी वजह से बॉडी रेस्ट पर रहेगी, वरना तो बॉडी इधर ही चली जाती है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन 5 न्यूटन लग रहा होता, इधर चली जाती ना बॉडी, लेकिन बॉडी रेस्ट पर ही है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन लग रहा है। अब मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगाती हूँ तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा? 2 न्यूटन का। अब मैं 5 न्यूटन तक पहुँच गई। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन वाला जो फोर्स है ये कह रहा है कि मैं और अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, अब बॉडी को स्लाइड करने दूंगा, मैं इधर आने दूंगा। ठीक है, तो उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या बोलते हैं। लिमिट है बस स्टैटिक फ्रिक्शन की अपने आप को एडजस्ट करने की, तो उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता रहता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जैसा अप्लाइड फोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग, लेकिन एक लिमिट तक, जिस लिमिट तक वो एडजस्ट कर सके उसे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल देते हैं। उसके बाद जब बॉडी चलने लग जाती है दूसरे सरफेस के ऊपर, तब उस टाइम फ्रिक्शनल फोर्स को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पर कि अगर मुझे पता लगाना है कि कितनी वैल्यू है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम कितना हो सकता है दो सरफेस के बीच में, वो पता लगाना है तो एक एक्टिविटी से पता लगा सकते हैं। ये एक बॉक्स रखा हुआ है इस टेबल के ऊपर, इसे एक धागे से बांध दिया, टाइट से किसी रस्सी से बांध दिया, और एक इधर एक पेंसिल होल्डर नहीं होते उसमें लगा दी जिससे ये रोल कर सके स्ट्रिंग इसके ऊपर। नीचे स्ट्रिंग को 3 हिस्से कर एक प्लास्टिक के लिड में, ढक्कन में ऐसे बांध दिया ताकि ये सीधी रहे। इसमें कुछ मार्बल्स रखी, मार्बल्स का वेट तो हमें पता होगा। अब क्या होगा कि पहले थोड़ी मार्बल रखी, देखा ब्लॉक नहीं हिला अपनी जगह से, स्ट्रिंग खिंची ही नहीं बिल्कुल भी, थोड़ी और मार्बल रखी, फिर जाकर कहीं जाकर बॉक्स हिला। तो जितनी मार्बल के बाद ये बॉक्स हिल पाया अपनी जगह से, तो उन मार्बल का वेट जो है वो हमें क्या वैल्यू देगा? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्योंकि मान लो 2 मार्बल रखने से बॉक्स नहीं हिला था, तो इसका मतलब उस टाइम उन मार्बल का जो वेट था वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम था। ठीक है, तभी बॉक्स नहीं हिला। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मान लो 5 न्यूटन है और एक मार्बल 1 न्यूटन की है, तो 5 जब मार्बल डाल देंगे इसमें तब जाके बॉक्स जो है वो हिलने की कोशिश करेगा। ओके, तो मुझे पता लगाना है कि कितनी वैल्यू है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बोलो या लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलो, एक ही बात है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की वो कितनी हो सकती है वो इस एक्सपेरिमेंट से पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब जब ये बॉक्स जो है मैक्सिमम डाल दिए हमने, जिससे स्टैटिक फ्रिक्शन अब और एडजस्ट नहीं हो पा रहा और बॉक्स आगे स्लाइड करने लग गया है। लेकिन जब 2 सरफेस एक दूसरे के ऊपर चल रहे होते हैं तब भी दोनों के बीच में तो फ्रिक्शनल फोर्स होता ही है। उस टाइम फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अब देखो, आप कम भी मार्बल डालोगे तो भी बॉक्स उतनी ही स्पीड से आगे बढ़ता रहेगा, निकाल भी दोगे अगर इनमें से मार्बल भी। इसका मतलब जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होती है? जब कोई एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर चलना शुरू कर दे तो क्या होगा? दोनों सरफेसेस की हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स 2 सरफेसेस की अप्स एंड डाउन्स की इंटरलॉकिंग की वजह से होता है। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर चलना शुरू कर देगा तब क्या उन्हें इतना टाइम मिल पाएगा कि वो अच्छे से इंटरलॉक कर पाएँ एक दूसरे को? नहीं कर पाएंगे इंटरलॉक, जिसकी वजह से ये बॉक्स जो है इसके ऊपर स्लाइड करने लगेगा। ओके, ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन
की वैल्यू हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं बेटा। क्यों स्लाइडिंग फ्रिक्शन की कम होती है? व्हेन द बॉडी स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी देन देयर विल नॉट बी इनफ टाइम फॉर द इंटरलॉकिंग ऑफ टू सरफेसेस। यही कि एक कॉन्टैक्ट पॉइंट से एक सरफेस के दूसरे सरफेस के साथ इंटरलॉक नहीं हो पाएंगे, उन्हें इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि वो इंटरलॉक हो पाएँ। ठीक है, उसके बाद आ जाइए थर्ड टाइप का फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। 3 तरह के फ्रिक्शन हुए, स्टैटिक, दूसरा स्लाइडिंग, तीसरा रोलिंग। और एक लिमिटिंग किया है, वो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की वही क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन होता है। ये तो दिख ही रहा है यहाँ पर, ये ट्रॉली वाला बैग है। सारे लोग जब भी कहीं घूमने जाते हैं इस ट्रॉली वाले बैग को प्रेफर करते हैं। ठीक है, व्हील लगे हुए होते हैं ना इसमें नीचे, तो अगर आपका बैग जो है ऐसे आपको स्लाइड करके लेकर जाना होता तो कितना मुश्किल होता है उसे खींचना, ड्रैग करना कितना मुश्किल है। लेकिन अगर व्हील्स लगे हुए हैं तो कितना ईजी है उसे मूव करना। देखो, जब कोई चीज़ दूसरी बॉडी के ऊपर, मान लो बैग, ये एक सरफेस है जिसके ऊपर ये बैग पड़ा है, इसे आपको खींचना है, तो ये दोनों सरफेस में देखो कितने सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं जो आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरलॉक हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी बैग में व्हील्स लगे हुए हैं तो व्हील्स जब लग जाएं बैग में तो क्या होगा? तो देखो कितना कम पोर्शन है इस बैग का जो इस सरफेस के साथ इंटरलॉक होगा, बहुत कम पोर्शन। ठीक है, और जितनी कम इंटरलॉकिंग होगी उतना ही कम फ्रिक्शनल फोर्स होगा और बॉडी आसानी से दूसरे सरफेस के ऊपर चलने लगेगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो व्हील्स लगाने से जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उस टाइम हम फ्रिक्शनल फोर्स को रोलिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि, और ये रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है क्यों? क्योंकि व्हील्स जब लग जाते हैं किसी चीज़ के नीचे तब उस बॉडी और नीचे वाले सरफेस के बीच में क्या नहीं हो पाती? इंटरलॉकिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो चीज़ दूसरे सरफेस के ऊपर आसानी से मूव करती है। उसके बाद देखो ये एक्टिविटी से भी यही बात समझा दी है। मान लीजिए इसी बॉक्स को हमने ड्रैग करना था जो कि पहले वाली एक्टिविटी में किया। अब की बार दोनों एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर बॉक्स को ऐसे ही रखा था, यहाँ बॉक्स को पेंसिल्स के ऊपर रख दिया। अब पेंसिल्स तो रोल करती हैं ना, ऐसे राउंड अगर वाली पेंसिल ले लें तो हम, तो पेंसिल जब रोल करेंगी तो ये बॉक्स रोल करता हुआ नीचे आ जाएगा। ठीक है, और जब ये रोल करता हुआ नीचे आएगा तो देखो अगर पूरा बॉक्स इस टेबल पे रखा होता तो बॉक्स और टेबल के बीच में कितनी ज़्यादा इंटरलॉकिंग होती है। लेकिन अगर यही बॉक्स इन पेंसिल्स की हेल्प से टेबल पर रखा हुआ है तो इन पेंसिल्स के बीच में और टेबल के बीच में इतनी इंटरलॉकिंग नहीं होगी, फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा और बॉक्स एकदम से नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो रोलिंग फ्रिक्शन होगा। ठीक है बेटा, तो इसीलिए सारे लेबरर्स वगैरह वो कैसा पसंद करते हैं? लगेज जब उठाते हैं व्हील्स वाला लगेज उठाना पसंद करते होते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि जब व्हील्स लग जाते हैं किसी भी चीज़ में तो वो फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन बन जाता है जिसकी वैल्यू कम होती है। ठीक है, इतना पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे।